नमस्कार। कल हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि बिहारी के विषय में चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा उस व्याख्यान में पूरी नहीं हो पाई थी। उसी क्रम में हम आज अपनी बात रखेंगे। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों की कविता में अनुभूति की जगह अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया है और इसीलिए रीतिकाल के कवि हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तीन परंपराओं में हमने उनको विभाजित किया है। तो अनुभूति के स्थान पर अभिव्यक्ति की प्रधानता है, वो बिहारी की कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। और हम जानते हैं अनुभूति का संबंध हृदय के भावों से है, जबकि अभिव्यक्ति का संबंध है वो कविता के संप्रेषण से है। अभिव्यक्ति पक्ष की वरीयता के कारण बिहारी की कविता भावों की अतल गहराई तक न जाकर मात्र कलात्मक प्रयोजन से जुड़ती हुई नजर आती हैं। उनकी कविताओं में अलंकारों का चमत्कार, या यूँ कहें कि चमत्कार का आना इसी कारण से दिखता है। नारी मन की गहराइयों की जगह कमलों से सुशोभित तथा भ्रमरों से निनादित सरोवरों में स्नान करती उसकी अर्धनग्न देह के चित्रण में ही बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों का मन रमा है। उन्होंने अपनी प्रतिभा को खर्च किया है। हम उनके दोहे देखें तो ज़्यादातर हमें उसी तरीके के दोहे हैं वो नजर आएंगे, जैसे अंग अंग छवि की लपट उपटती जाती अदेह खरी पात्रे उसी लगे भरी सी देह। कविता रीतिकालीन कवियों ने औरत की या स्त्री की देह पर तो बहुत कविताएं लिखी है, लेकिन उसके मन को छूने का प्रयास है वो रीतिकालीन कविता में हमें दिखाई नहीं देता। बिहारी के मुक्तकों की कल हमने बात की थी कि उनकी बिहारी सदसे मुक्तकों का गुलदस्ता है। तो मुक्तकों की तीन शैलियां हैं वो सदसे में हमें देखने को मिलती है। इन शैलियों को काव्य विषय भी हम कह सकते हैं। इसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति परक दोहों की भरमार है वो हमें दिखाई देगी। बिहारी के मुक्तकों के जो प्रमुख विषय हैं वो इन्हीं पर केंद्रित है। प्रधानता श्रृंगार की है, श्रृंगार के बाद नीति और भक्ति के दोहे भी हमें दिखाई देते हैं। अर्थात श्रृंगार की विशाल समंदर में भक्ति और नीति की लघु नौका भी तैरती हुई हमें दिखाई देती है। बिहारी की जो श्रृंगारिकता है वो आंतरिक नहीं है, बाह्य है। जब हम श्रृंगार के दोनों पक्षों की बात करते हैं, संयोग और वियोग, जब हम वियोग की बात करते हैं तो वो फारसी की मसनवी शैली है। उस मसनवी शैली में भी जो ऊहात्मकता होती है, ऊहात्मकता तक पहुंचती हुई बिहारी का जो वियोग वर्णन है वो हमें दिखाई देता है। जैसे एक दोहा इस संदर्भ में बड़ा प्रसिद्ध है और फारसी की मसनवी शैली उसके विषय में कहा जाता है कि इंतहाए लांगरी से जब नजर आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। और बिहारी क्या कहते हैं इसी तरीके से कि नायक है वो विरह में इतना पतला और कृशकाय हो गया है कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई नहीं देता, उसे लक्षित करने के लिए बिस्तर को झाड़ा जाना चाहिए। और यहाँ बिहारी क्या कह रहा है कि इत आवती चली जात उत चली 6-7 एक हाथ, चढ़ी हिंडोरे ही रहे लगी उस आसनुसात। अर्थात नायक के विरह में इतनी कृशकाय हो गई, जब वह श्वास अंदर लेती है तो 6-7 हाथ के अनुमान से पीछे चली जाती है, और जब बाहर छोड़ती है तो 6-7 हाथ के अनुमान से ही आगे चली जाती है। तो ये फारसी की जो ऊहात्मक शैली है वो बिहारी के विरह में भी हमें दिखाई देती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उनका जो श्रृंगार है, चाहे वह संयोग हो या वियोग हो, वो श्रृंगार हमें आंतरिक नहीं बाह्य दिखाई देता है। ये
अनुभूति से न जुड़कर अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। आचार्यों ने, जैसे मैंने पहले बताया कि आचार्यों ने श्रृंगार के दो भेद किए हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार एक रस है, जबकि इसका स्थायी भाव प्रेम अथवा रति है। और रति के अंतर्गत हमने कहा था वात्सल्य, दाम्पत्य और भक्ति, इन तीनों को हम समाहित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भक्तिकालीन कवियों का प्रेम जहाँ आध्यात्मिक है, वहीं बिहारी का प्रेम दरबारी है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है कि आध्यात्मिक प्रेम है वो रीतिकाल में आते दरबारी प्रेम में रूपांतरित होता हुआ हमें दिखाई देता है। भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम को मोक्ष का दाता माना है। अगर हम भक्तिकाल के कवियों की बात करें, हम कबीर कहें ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, या जायसी की जब हम बात करते हैं तो जायसी पद्मावत की शुरुआत कहाँ से करते हैं? मानुष प्रेम भयो बैकुठी ना ही तो काह छार एक मुट्ठी। मनुष्य का जीवन स्वर्ग के समान दिव्य है अगर उसमें प्रेम है, नहीं तो वो क्या है? मुट्ठी भर राख है। और समापन कहाँ से करते हैं? जब अलाउद्दीन आता है और पद्मिनी जोहर कर लेती है, वहाँ पद्मिनी की राख मिलती है और अलाउद्दीन उसमें से एक मुट्ठी उठाकर उड़ा देता है और क्या कहता है? छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, उड़ाए दीनी पृथ्वी झूठी। अगर इस पृथ्वी से प्रेम का विलोप हो गया तो ये पृथ्वी भी क्या है? मुट्ठी भर राख है। तो वो प्रेम कहाँ है? आध्यात्मिक प्रेम है। लेकिन रीतिकाल का प्रेम कहाँ है? दरबारी प्रेम है। तो भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम को मोक्ष का दाता माना है। इसके विपरीत बिहारी सरीखे कवियों ने प्रेम के ऐसे स्थूल चित्रण किए हैं कि यह प्रेम शरीर से जुड़कर वासना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह गया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यह प्रेम रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति अथवा समाधान ढूंढता है। यही वजह है कि बिहारी ने प्रेम अथवा श्रृंगार के संयोग मूलक तथा स्थूल परक चित्रण पर अधिक ध्यान दिया है। वो प्रेम की जो गहराई है उस गहराई में बैठ नहीं पाते। बिहारी प्रेम की चतुराई पर आधारित प्रेम का वर्णन करते हैं। आलोचकों ने इसे चौगान का खेल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार चौगान के खेल में धूर्तता और चतुराई की विशेष आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिहारी के काव्य का प्रेम भी नायिका और नायक के चातुर्य पर आधारित है। एक दोहा देखिए, लरिका लेबी के मिसनी लंगर मो ढिंगाए, गयो अचानक आंगुरी छाती छेल छुआए। सिवाय वासना के इस प्रेम में कुछ भी नहीं है। यह प्रेम सभा के शिष्टाचारों को अनदेखा करता हुआ हर वक्त अवसरों की फिराक में रहता है। सभा के बीच भी नायक और नायिका की आंखें एक दूसरे को रिझाने से बाज नहीं आती कि किस तरीके से भरे हुए सभा भवन में बिहारी नायक और नायिका का जो परस्पर व्यापार है उस व्यापार को अभिव्यक्त करते हैं कि कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु है नैनन ही शोभा। बिहारी का यह प्रेम एक नई रीति को जन्म देता है। जिस प्रकार प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है और अपना समाधान दैहिक घर्षण में ढूंढती है, बिहारी ने इसे रूप के आकर्षण के से आगे यौन आकर्षण से जोड़कर देखा है। इस प्रेम में आंखें उलझती तो है, लेकिन इस उलझन का असर पूरे समाज पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक वानगी देखिए कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीति। जॉर्ज गिरियसन ने बिहारी की काव्य प्रतिभा को अत्यंत प्रगल्भ माना है। उन्होंने लिखा है कि बिहारी की काव्य प्रतिभा उन्हें तत्कालीन यूरोपीय कवियों से भी श्रेष्ठ साबित करती है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी की कविता में अनुभूति की जगह अभिव्यक्ति पक्ष को देखते हुए ये कहा कि बिहारी की कविता से संतोष उन पारखियों को तो हो सकता है जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेल बूंटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं, परंतु उनको संतोष न होगा जो हृदय के
अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। इस वक्तव्य के द्वारा एक तरफ आचार्य शुक्ल ने बिहारी की आलोचना की तो दूसरी तरफ यह कहते हुए प्रशंसा भी की कि रीतिकालीन रचनाकारों में बिहारी अत्यंत प्रगल्भ, श्रेष्ठ तथा प्रतिभाशाली थे। इस प्रश्न पर थोड़ी सी बात हम और करेंगे, तीसरे व्याख्यान में ये पूरा हो पाएगा। धन्यवाद।